की समस्या एक्चुअली सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देशों की समस्या है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। चीन अपना प्रभुत्व जिस ढंग से पूरी दुनिया में जमाए हुए है, उसके बारे में जाना जाता है। और भारत की चिंताएं एक जगह से नहीं निकलती हैं, सिर्फ उसको तवांग या लद्दाख में जो हो रहा है वहां से ना देखा जाए। अ, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उसकी एक पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, कि भारत को कैसे घेरना है चारों साइड से और भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व कैसे जमाना है। वहां पर चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, इवन अब अफगानिस्तान भी सीपैक में आ रहा है एज एन एक्सटेंशन। तो एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और ऊपर आपका भूटान और नेपाल। तो भारत को जो घेरने का एक पूरा जो प्रयास है वो अपने आप में सफल होता हुआ नजर आता है। जहां पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां पर आप देखेंगे कि जो 75% 70% होता है पूरे पीओके का, वहां पर उसका सीपैक का प्रोजेक्ट है। $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो जिंदगी में उसे कभी छोड़ नहीं पाएगा। चीन में उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं या भूटान के साथ अभी जो उसकी नई साझेदारियां चल रही हैं, म्यांमार शायद सबसे नया कंट्री बन सकता है जो न्यूक्लियर विस्फोट कर सकता है बहुत जल्दी, जो बहुत अंदर की जानकारियां हैं, वो भी चीन के सहयोग से। लेकिन जो अभी घट रहा है उसको सबसे पहले आप लद्दाख के संदर्भ में देखें कि लद्दाख में क्या हुआ, पूर्वी लद्दाख में क्या होता है, किस किस्म की संरचनाएं आ रही हैं एलएसी के आसपास, क्योंकि हमारी सीमा ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर लंबी है। अरुणाचल में 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। वहां पे सुरानसिरी के विलेजेस हैं और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किए हैं। जब कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना घटने वाली होती है या चाइना का कोई नेता भारत में आता है तो भारत में अतिक्रमण होता है। मुंबई के अंदर इसी हफ्ते G20 का एक समिट होने जा रहा है, मिनी समिट है, जहां पर बहुत सारे नेता आएंगे। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव भी मुंबई में आ रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि कोई चाइनीज बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जब भारत में होता है तो आपको सीमा के पार हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी रूप में एक अतिक्रमण नजर आएगा। और इस बार जो हुआ है वो बहुत ही खतरनाक भी है। हालांकि भारत की फौजें तैयार थी, गलवान को रिपीट करने की बात की गई थी, उसी किस्म के तार वाले उनके पास डंडे थे, नुकीले डंडे भी थे, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि एक समझौते के अनुसार वहां पे आप हथियार नहीं रख सकते हैं सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर। जो कुछ हुआ है, भारत की सेना का जो शौर्य है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, उसको हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक जो पॉलिटिकल विल होती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो वहां पे बहुत सारी कमजोरियां देखी जा रही हैं। उन कमजोरियों में एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और कहीं भी जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी चीन का नाम नहीं लेते हैं किसी भी समिट में, और जीपिंग का नाम भी नहीं लेते हैं। साथ में पुतिन और रशिया का नाम भी नहीं लेते हैं। इस बात को भी आप हमेशा नोट करके रख लीजिएगा। अभी भी जब तवांग में चल रहा था तो हमें जो समाचार मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं या फॉरेन मीडिया से मिलते हैं कि तवांग में कुछ हुआ है, भारत की सरकार संसद का सत्र चलते हुए भारत की जनता को विश्वास में नहीं लेती है कि देश की सीमाओं पर खतरा है और कोई व्यक्ति वहां पर आया है, कोई देश वहां पर आक्रमण कर रहा है और हमारे बहादुर सैनिक उसका सामना कर रहे हैं। इस ये स्थिति जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पर भारत के ऊपर एक किस्म से आक्रमण माना जाता है, लेकिन वहां पर भारत की सरकार उसको छुपाने का प्रयास करते हैं या हाइड करते हैं। एक तरफ जब गलवान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर जब प्रतिक्रिया के स्वरूप जो चाइनीज गुड्स को बैन करने की बात हो रही थी, ये बात फिर से उठी है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ रहे थे। आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले 2 सालों के अंदर भारत और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो ऑल टाइम $115 बिलियन पे आए। और अगर उसके अंदर मैं हांगकांग को इंक्लूड करूं, क्योंकि हांगकांग का ट्रेड अलग रखा जाता है, तो ये $150 बिलियन पिछले साल है, जो दुनिया में नंबर 1 है। इस साल वही ट्रेड, अभी देखिए यहां पर सब कुछ हो रहा है, G20 की लीडरशिप भी है, साथ में तवांग भी हुआ है, गलवान हुआ है, लेकिन इस बार जो ट्रेड होगा $170 बिलियन के आसपास होने जा रहा है, इंडिया और चीन के हांगकांग को मिला के एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कहना चाह रही है और क्या कर रही है, दोनों में विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स की स्थिति है, जहां पर विरोध पक्ष संसद में
अपनी आवाज मुखर करके बात कर रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि सेना तो जवाब दे रही है, सेना इक्विप्ड है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप यहां पर कमजोर है। ये मुझे भी हैरानी की बात है कि 9 तारीख को किस्सा होता है, लेकिन भारत की जनता को विश्वास में नहीं लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में जाने को वक्त मिलता है, या कुछ इनॉग्रेशन के लिए उनके पास वक्त होता है, या फिर कोई और कार्यक्रम है उसके लिए उनके पास वक्त होता है। लेकिन ये वक्त था कि जब उन्हें देश की जनता को संबोधित करना चाहिए था, संबोधित करके बताना चाहिए था क्या हो रहा है। लेकिन ये काम उन्होंने राजनाथ सिंह पर, वो भी दबाव के अंदर, 3 दिनों बाद छोड़ा, 4 दिनों बाद। यहां पर प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। एक बहुत बड़ी बात है, आप जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री चीन का नाम कभी नहीं लेते हैं और जिनपिंग का नाम कभी नहीं लेते हैं। और अगर उनको कोई बयान देना है संसद में आके, तो उन्हें चीन का नाम लेना पड़ेगा, जो उनको मंजूर नहीं है। और अगर आप इनकी पार्टी के लोगों को पूछो, वो कहेंगे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर जब देश में संकट होता है तो जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, ना कि डिफेंस मिनिस्टर को। वो नेक्स्ट इन लाइन है, वो उनसे पहले नहीं आते हैं। अगर ऐसे मौके पर जब हमारे जवान एक तरह से अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं, देश की रक्षा को तैयार हैं, वहां पर आके रक्षा मंत्री बयान देते हैं और 3 दिन तक सरकार देश को सूचित नहीं करती है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऊपर से अमित शाह के जो बयान आते हैं कि वापस से 1962 को याद कर रहे हैं, तो ठीक है, जो जी जी। इतिहास में गलतियां होती हैं, गलतियां होती भी रहेंगी, लेकिन आप उन गलतियों को सुधार पाएंगे? आप एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हो, लेकिन आप क्या वहां से सीमा से अपनी चीजें वापस ले पाएंगे? हमारे जो लद्दाख के अंदर जो हमने रिट्रीट किया है, वहां पे जो चरवाहे जाते थे घास के मैदानों में, वो हमने बफर जोन में कन्वर्ट करवा दिए चाइना के दबाव में। डेप्सोंग के अंदर हमारी जमीन गई है, ये चीजें हुई हैं। और हमारी जो बातचीत हो रही है, ऑलमोस्ट सारी की सारी, एक दो को छोड़ के फेल हुई हैं। पहले हम सारी फिंगर्स के ऊपर जाके, फिंगर 1 से लेके 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी। अब हम फिंगर 3 तक सीमित रह गए हैं, हम उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें, आप बताएं वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि तवांग की स्थितियां खतरनाक हैं और वहां पर चाइना के इरादे और भी ज्यादा खतरनाक है। वो भी तब जबकि वहां पर प्राप्त सूचना के अनुसार वहां के ड्रोन्स भी अंदर आए थे चीन के, और भारत ने भी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन भारत की जनता को ये बताना चाहिए था। हमें ये नहीं बताना कि हमारी तैयारियां क्या हैं, लेकिन चाइना की तैयारियां क्या है वो भारत की जनता को बताना चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेलीपैड्स बना रहे हैं, और उनके इरादे नेक नहीं है। इस बात से हमें भारत सरकार को सूचित करना ही चाहिए। सुनीलम जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है कि एक तरीके से जब प्रधानमंत्री सामने नहीं आते हैं और पूरी बात को नहीं रखते हैं, तो वो सदन को गुमराह करने की बात भी है और सूचनाओं को छुपाने की बात भी है। और जो पुराना अनुभव है वो इतना भय पैदा करने वाला है, और जो उसका एक प्रतिकार है वो इतना हल्का फुल्का है कि उससे देश के अंदर एक ये समझ बनती है कि जो हमारे शासक हैं वो करते राष्ट्रवाद की बात है, लेकिन चीन के सामने उनकी घिघी यहाँ बन मैं जाती एक है, एक वो चीज बोलने आपको को और बता तैयार दूं नहीं कि होते हैं। जी जब राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, तो चीन शब्द का उपयोग बाद में किया है, पहले उन्होंने पीएलए आर्मी का नाम लिया। आप देखिए उसके अंदर बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन किया जाता है विदेश नीति में। और यहां पर चीन का नाम लेने से भी, कि चीन का नाम आ ना जाए विज्ञप्ति के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, तो पीएलए आर्मी का नाम दिया गया वहां पे चीन का नाम बाद में दिया गया, वो भी बहुत सॉफ्ट टोन के अंदर दिया गया। आप देखिए वहां पर, तो आपको ये बात ज्ञात जी होगी। जी इंडिया का जो स्टेटमेंट है, इट्स ए सॉफ्ट स्टेटमेंट एक्चुअली। जी।